हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज साहिल सिद्दीकी। आज क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हर एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए, हर एक फैक्ट को लेते हुए, ईच एंड एवरी टेबल, ईच एंड एवरी डायग्राम्स, ईच एंड एवरी फिगर, हर चीज पर हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? और अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमें पता कैसे चलती है? लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इस ईयर में इतना, इस ईयर में इतना। अगर कंसिस्टेंटली अगर किसी चैप्टर से लगातार ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मींस कि अगली बार भी उससे सवाल ज्यादा ही आने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इधर देखिएगा। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, सीबीएसई 2010 में इन्होंने 8 सवाल पूछा, सीबीएसई 2011 में इन्होंने 5 सवाल पूछा, 2012 में दोबारा 8 सवाल पूछा, 2013 में 4 सवाल, 2014 में 7 सवाल, 2015 में 10 सवाल पूछा, 2016 8 सवाल, 2017 5 सवाल, 2018 6 सवाल, 2019 में उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे। 4 into 4 मीन 16 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से। और 2020 में 3 से 4 सवाल हमारे कहीं नहीं गए इस चैप्टर से। क्लियर? तो आइए रिवाइज करते हैं पूरा चैप्टर इन द वॉइस ऑफ साहिल सिद्दीकी। आइए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन एक जनरल वर्ड है, ये कोई बायो का पेटेंट वर्ड नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैरेक्टर्स के आधार पर किसी चीज को बांटना, किसी चीज को कैटेगराइज करना ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन करने का क्या फायदा है, सोचो जरा। अगर मैं बिग बाजार जाता हूं, बिग बाजार में चीजें क्लासिफाई करी गई हैं, बांटी गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। जैसे जितने भी कपड़े हैं, तो कपड़ा होना एक कैरेक्टर, तो हमने वहां पर एक क्लॉथ कॉर्नर बना रखा है, आइसक्रीम का आइसक्रीम कॉर्नर बना रखा है, यूटेंसिल का यूटेंसिल कॉर्नर। ठीक है, इस तरीके से हमने कई सारे वहां पर कॉर्नर्स बना रखे हैं। अगर मुझे कपड़ा खरीदने जाना है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं आइसक्रीम कॉर्नर की तरफ जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। क्या मैं यूटेंसिल कॉर्नर पे जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। मैं सीधा क्लॉथ कॉर्नर पे जाऊंगा। वहां पर भी देखो, वहां पर भी फॉर्मल ड्रेस लेनी है कि नॉन फॉर्मल ड्रेस लेनी है, वहां पर भी उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, जिससे हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट तक, डिजायर्ड चीज तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जैसा कि चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बायोलॉजी में कैसे यूज किया गया है? बायोलॉजी में ऐसे यूज किया गया है क्योंकि संसार में 17 से 18 लाख लिविंग स्पीसीज हैं इस समय, मौजूदा समय धरती पर 17 से 18 लाख जीव जंतु हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर अलग अलग पढ़ना ये एक इम्पॉसिबल और एक नॉन ह्यूमन टास्क है। तो हमने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जिन जिन ऑर्गेनिज्म के सिमिलर कैरेक्टर मिले, हमने उन सबको उठाकर एक ग्रुप में रख दिया। क्लियर? अब उस ग्रुप का कैरेक्टर जो है वही उसमें मौजूद हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। मतलब अगर हमने उस ग्रुप का कैरेक्टर पढ़ लिया तो उसमें 100, 50, 150, 1500 जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हमने उन सबका कैरेक्टर रीड कर लिया। तो सोचो, कम समय में सिर्फ एक ग्रुप का कैरेक्टर पढ़कर हमने हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को रीड कर लिया। या उसमें से किसी एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर अगर हमने पढ़ा, एक जो सिमिलर कैरेक्टर हो सब में, तो हमने सबका, पूरे ग्रुप का कैरेक्टर समझ लिया। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन का ये हुआ एडवांटेज। लेकिन क्लासिफिकेशन कोई आज से नहीं किया जा रहा है। जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तब भी ह्यूमन क्लासिफाई करता था चीजों को, लेकिन उस समय वो इंस्टिंक्टिवली करता था, रैंडमली करता था। क्लियर? उस समय उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया साइंटिफिक नहीं था। वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को क्लासिफाई करता था। जरूरत जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। एरिस्टोटल वो पहला साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिकली क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एरिस्टोटल ने प्लांट को भी क्लासिफाई किया, एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। दैट्स व्हाई एरिस्टोटल को हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने प्लांट्स को कैटेगराइज किया 3 भागों में, प्लांट्स को 3 भागों में बांटा। जब भी पूछा जाए कि भैया कोई चीज अगर बांटी जा रही है तो हमेशा याद रखो, तुम्हें बेस क्लियर होना चाहिए कि किस बेस पर बांटा। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी देखी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, मींस जो चीजें हमें ऊपर से दिखाई दे जाएं, वो क्या कहलाएंगी? मॉर्फोलॉजी। उन्होंने सभी प्लांट्स को 3 भागों में बांटा। बड़े प्लांट, लंबे चौड़े प्लांट्स, जो वुडी प्लांट जिनकी वुडी स्टेम थी, उन सबको उन्होंने रखा ट्रीज में। ऐसे प्लांट जो ट्री से साइज में छोटे थे, जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी और जिनकी हाइट ट्रीज जितनी नहीं थी, ट्रीज से कम थी, उन्हें उन्होंने रखा श्रब में। उन्होंने
हर उस प्लांट को रखा, हर्ब नाम के ग्रुप में हर उस प्लांट को रखा जिनके पास या तो स्टेम नहीं थी या तो स्टेम थी तो बेहद पतली लचीली स्टेम, क्लियर, और प्लांट बेहद साइज में छोटे। तो जो बिल्कुल लंबे लंबे वाले प्लांट थे, टॉल प्लांट, ट्रीज में रखे गए। श्रब में ट्री से छोटे और हर्ब सबसे छोटे। ट्रीज में जैसे आ गया तुम्हारा बनियन ट्री आ गया, पीपल का ट्री आ गया, तुम्हारा जो है मैंगो ट्री आ गया। और श्रब में जैसे एलोवेरा हो गया, रोज हो गया, लेमन हो गया। हर्ब में जैसे ग्रासेस आ जाएंगी, इसमें टोमेटो, कैरेट, मस्टर्ड, ये सब के सब तुम्हारे हर्ब में चले गए। इस तरीके से उन्होंने मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट्स को बांटा 3 भागों में, ट्री, श्रब और हर्ब में। वहीं पर इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास रेड ब्लड है या नहीं है, मींस आरबीसी उनके अंदर मौजूद है या नहीं है। जिनका पास रेड ब्लड था, मींस आरबीसी मौजूद थी, उन्होंने उनको कहा इनाइमा। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, अर्थात दे डू नॉट हैव रेड ब्लड, उनके पास रेड ब्लड नहीं था, उन्होंने उसको रखा एनाइमा में। ए का मतलब ही क्या होता है? एब्सेंट। इस तरीके से एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल को बांटा। प्लांट को बांटा 3 भागों में, ट्री, श्रब और हर्ब में। एनिमल को बांटा 2 भागों में, किसमें? इनाइमा और एनाइमा में। बहुत सालों बाद एक साइंटिस्ट आया, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, उसके रूल्स भी दिए थे। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? उन्होंने कहा संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो मैंने एक बड़ा सा सर्किल बना लिया, इस सर्किल में मैं दिखा रहा हूं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी सर्किल के अंदर मैंने शो कर दिए, क्लियर। कहीं पर इसमें बैक्टीरिया होगा, कहीं पर इसमें आपका नीम का प्लांट होगा, कहीं पर इसमें ह्यूमन होगा, मतलब इसमें टोटल संसार के 17 से 18 लाख स्पीसीज आ गई। लीनियस ने क्या कहा? लीनियस ने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल पर सेल वॉल थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन सबको उन्होंने कहा प्लांटी। उन्होंने कहा जिनके पास सेल वॉल थी वो प्लांटी, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको उन्होंने रखा सेल वॉल एब्सेंट। नेगेटिव का मतलब एब्सेंट। उन्होंने उस ग्रुप को कहा एनिमेलिया। तो इस तरीके से लीनियस ने 2 किंगडम बनाए, एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमेलिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन लीनियस के क्लासिफिकेशन में, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी। जैसे अगर मैं कमियों पे बात करूं तो जैसे लीनियस ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं किया, उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक साथ रखा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप सोचो, ये है लीनियस का क्लासिफिकेशन, एक तरफ प्लांटी और एक तरफ एनिमेलिया। अगर मैं लीनियस के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो प्लांटी ग्रुप में वो रखे जाएंगे जिनके पास सेल वॉल है, एनिमेलिया में जिनके पास सेल वॉल नहीं है। तो बताइए बैक्टीरिया किधर जाएगा? बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, इसका मतलब बैक्टीरिया रखा गया होगा किंगडम प्लांटी में, तो इधर उन्होंने रख दिया बैक्टीरिया। बताइए आज के मौजूदा समय में जो प्लांट किंगडम है, आज के समय में देखो, आज का जो प्लांट किंगडम है वो ये नहीं है, आज का जो एनिमल किंगडम है वो ये नहीं है। नाम मैच कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा डिफरेंसेस है। लीनियस के हिसाब से प्लांट किंगडम जिनके पास सेल वॉल है, एनिमल किंगडम जिनके पास सेल वॉल नहीं है। तो बताइए बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल है उसको आपने किसमें रखा? किंगडम प्लांटी में। इसके साथ साथ आज का जो प्लांट किंगडम है, मौजूदा प्लांट किंगडम है, उसके सभी के सभी मेंबर किसमें रखे गए होंगे? प्लांटी। एग्जांपल, प्लांट किंगडम में आज हम क्या पढ़ते हैं? एल्गी किधर रखे गए होंगे? इधर, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे रेड हो। ब्रायोफाइट किधर रखे गए होंगे? प्लांट किंगडम में। ब्रायोफाइट के अंदर चाहे लिवरवॉल्ट हो, चाहे मोसेस हो। टेरिडोफाइट किधर रखे गए होंगे? आपके प्लांटी में। तुम्हारे जिम्नोस्पर्म भी किसमें रखे गए होंगे? प्लांटी। एंजियोस्पर्म भी किसमें रखे गए होंगे? प्लांटी। फंजाई किधर रखा गया होगा? फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, क्योंकि हमें पता है फंजाई की सेल वॉल काइटिन की और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, तो फंजाई भी किधर रखे गए होंगे? प्लांटी। क्लियर। और आज का मौजूदा समय का जो एनिमल किंगडम है उसके सभी मेंबर, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियल मेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ये सब के सब तुम्हारे किसमें रखे गए होंगे? एनिमेलिया में। फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा। अच्छा, अब जरा सोचो, अमीबा सेल वॉल है उसके पास? नहीं है, तो अमीबा किधर रखा गया होगा? लीनियस के द्वारा एनिमेलिया में। अच्छा, एक एल्गी है, नाम सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास किधर रखा गया होगा? क्लेमाइडोमोनास किधर रखा गया होगा? सेल वॉल है, इसका मतलब किधर? प्लांटी। स्पाइरोगाइरा सेल वॉल है, इसका मतलब किधर रखा गया होगा? प्लांटी। इस तरीके से लीनियस ने क्लासिफाई किया प्लांटी और एनिमेलिया को। अब डीमेरिट्स देखो, उन्होंने गलतियां क्या क्या करी। पहली गलती उनकी देखिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखना, जो कि फाइलोजेनेटिकली एवोल्यूशनरी, ये बात गलत है।
ठीक है, आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ नहीं रख सकते। इधर देखिए, बैक्टीरिया को उन्होंने, बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है, उन्होंने उसे फंजाई के साथ, एल्गी के साथ, जिम्नो के साथ, एंजियो के साथ और ब्रायोटेरिडो के साथ रख दिया, जो कि गलत है। बैक्टीरिया को आप इनके साथ नहीं रख सकते क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, बाकी ये जितने हैं सबके सब आपके क्या हैं, यूकैरियोट। तो ये हुई उनकी पहली गलती कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में उन्होंने डिफरेंस नहीं किया। उनकी दूसरी गलती थी, उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, बाकी चाहे आप ब्रायो की बात करो, टेरिडो की बात करो, जिम्नो की बात करो, एंजियो की बात करो, ये सब के सब मल्टीसेलुलर है, लेकिन इन दोनों को उठा के उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा, दैट इज प्लांटी। क्लियर। उनकी तीसरी गलती जो थी वो ये थी कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रखा जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अर्थात उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर वालों को एक साथ रख दिया। ये हुई इनकी तीसरी गलती। एग्जांपल के तौर पर, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब कर सकते हैं, लेकिन फंजाई क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो को उन्होंने रख दिया फंजाई के साथ जो कि हेटेरोट्रॉपिक है। तो क्या ये उनकी तीसरी गलती नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो लीनियस की मेनली कितनी गलतियां थी? मेन डिमेरिट्स कितनी है? 3। प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रखना, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रखना, उसके साथ साथ आपका फोटोसिंथेसिस करने वाले को नॉन फोटोसिंथेटिक वाले के साथ रखा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और जो कर सकते हैं एक साथ एक ही ग्रुप में रखा। ये रही उनकी 3 बड़ी मेजर गलतियां। और साथ में लीनियस ने सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी उठाई, सिर्फ उन्होंने सेल देखी, सेल वॉल है तो प्लांट, नहीं है एनिमल। तो सिर्फ एक कैरेक्टर के आधार पर चीजों को अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। तो लीनियस को और भी चीजें बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा उन्हें और भी चीजें ऐड करनी चाहिए थी, जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, नेचर ऑफ वॉल, जो सेल वॉल है उसका नेचर कैसा है, काइटिन की बनी है कि सेलुलोज की बनी है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है। अब ऑटोट्रॉपिक है तो फोटो ऑटोट्रॉपिक है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक है। हैबिटाट, कोई चीज एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। अब एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर है या मैराइन है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है। और मेन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को तो उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भाई एक साथ रख दिया, यूनिमल्टी को एक साथ रख रहे हो, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख रहे हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही उन्होंने नहीं काउंट किया, जो मौजूदा समय में रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्लासिफिकेशन में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या? फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आइए, वक्त के साथ लीनियस के क्लासिफिकेशन को बाद में गलत ठहरा दिया गया इन सारी कमियों में, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट आए, सबने क्राइटेरिया दिया और अल्टीमेटली लीनियस को उन्होंने गलत ठहराया। लेकिन ये जो लीनियस ने शुरुआत में नाम दिया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये आज भी मौजूदा समय भी व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में भी प्लांट और एनिमल किंगडम चलता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे वक्त के साथ क्लासिफिकेशन चेंज होता गया। अगर हम बात करें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि किसने दिया था भैया? लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था उसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल नाम के 2 किंगडम बनाए। इसके बाद लीनियस के काफी टाइम बाद, याद रखना लीनियस का क्लासिफिकेशन काफी लंबे समय तक चला है, 100 साल से ज्यादा। क्लियर। लीनियस के बाद आए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले, इन्होंने 3 ग्रुप बनाया, नाम था उनका हैकल। हैकल ने क्या कहा? हैकल ने कहा कि प्लांट और एनिमल मैं दोनों में देख रहा हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। प्लांट में जैसे बैक्टीरिया मौजूद है, क्यों? क्योंकि लीनियस के हिसाब से सेल वॉल है तो प्लांट ही, नहीं है तो एनिमेलिया। प्लांट में उन्हें मिला बैक्टीरिया, एनिमेलिया में ऐसे उन्हें मिला होगा अमीबा। उन्होंने कहा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब अलग किए जाएंगे और उनके लिए एक अलग किंगडम बनाया जाएगा। एंड द किंगडम उन्होंने जो नाम दिया वो था प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा प्रोटिस्टा ये वो ग्रुप होगा जिसमें सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे, और प्लांटी और एनिमेलिया में बचे हुए मल्टीसेलुलर जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांटी में रखे जाएंगे अभी भी, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन मल्टीसेलुलर होना चाहिए, क्योंकि सभी यूनिसेलुलर को उठाकर उन्होंने किसमें रख दिया? प्रोटिस्टा में। मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल नहीं है तो किसमें रखेंगे? एनिमेलिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे कोपलैंड।
कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने जब प्रोटिस्टा को ढंग से नोटिस किया तो उन्होंने कहा कि मानते हैं कि सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रख दिए गए। अब हैकल के हिसाब से जो प्लांटी और एनिमेलिया है उसमें सबके सब मल्टीसेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में इसमें भी मुझे 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। उन्होंने कहा जितने भी प्रोकैरियोट है प्रोटिस्टा में मौजूद हैं वो सब के सब अब रखे जाएंगे मोनेरा में। तो मोनेरा में आ गए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट वाले, और वहीं पर प्रोटिस्टा में बचे हुए यूनिसेलुलर यूकैरियोट रह गए किसमें, प्रोटिस्टा में, और प्लांट और एनिमेलिया बिल्कुल वैसे ही उतर गए। क्लियर। इसके बाद फाइनल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वैसे इसके बाद कार्ल वूजी का भी क्लासिफिकेशन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे आर.एच. व्हिटेकर, जिनका क्लासिफिकेशन आया था 1969 में। आर.एच. व्हिटेकर के खुद के क्राइटेरियाज थे, उन्होंने 5 मेन क्राइटेरिया लिया। क्राइटेरिया तो बहुत सारे उन्होंने लिए क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन 5 मेन क्राइटेरिया आर.एच. व्हिटेकर का था। पीसीएम रट ट्रिक है ये। क्लियर। इधर देखना, पीसीएम रट। पीसीएम रट में क्या, पीसीएम रट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रट लो, रटी लो तभी तो बायो लियो, जो क्या। पी से हुआ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। व्हिटेकर ने ये 5 क्राइटेरिया लिए। पहला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद सी से उन्होंने लिया सेल स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। एम से उन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अर्थात न्यूट्रिशन लेने का मोड क्या है, ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है। अब ऑटोट्रोपिक है तो फोटो ऑटोट्रोपिक है कि कीमो ऑटोट्रोपिक है। आर से उन्होंने लिया रिप्रोडक्शन, और टी से उन्होंने लिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है। अब मल्टी सेलुलर है तो ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। तो पीसीएम रेट के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आइए अब अगर हम पीछे जाएं वापस तो हमने देखा था 2 किंगडम लीनियस ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल है, प्लांटी नहीं है, एनिमेलिया। हैकल आता है 3 किंगडम देता है, सभी यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में डालता है, बचे हुए मल्टीसेलुलर प्लांटी और एनिमेलिया में। 4 किंगडम कोपलैंड, प्रोटिस्टा के जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे वो मोनेरा में डाल दिए गए, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे वो प्रोटिस्टा में रखे गए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर 1969। उन्होंने जब देखा कि सेल वॉल जिनके जिनके पास है वो मुझे प्लांटी किंगडम में दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि प्लांटी में सेल वॉल का नेचर कैसा है। अगर सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है तो उन्होंने कहा कि वो सब के सब रखे जाएंगे फंजाई में, और अगर सेल वॉल सेलुलोज की बनी है तो वो सिंपली किस में रखे जाएंगे, प्लांटी किंगडम में। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से 5 किंगडम हुए उनके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब कॉमन सेंस लगाइए और देखकर बताइए कौन से ऐसे 2 किंगडम हैं जो हर क्लासिफिकेशन में हमें दिखे। मानते हैं उनके ऑर्गेनिज्म अलग अलग समय पर चेंज होते रहे, क्लियर, लेकिन कौन से ऐसे 2 किंगडम है लेकिन जो हर जगह कॉमन थे। तो मुझे हर जगह कॉमन 2 किंगडम दिख रहे हैं। प्लांटी एनिमेलिया लीनियस में भी था, प्लांटी एनिमेलिया आपका हैकल में भी था, प्लांटी एनिमेलिया आपका कोपलैंड में भी था, और प्लांटी एनिमेलिया आपका व्हिटेकर में भी था। तो ये 2 किंगडम थे जो हर क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन वक्त दर वक्त बदलता गया, टाइम टू टाइम चेंज होता गया, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग क्राइटेरिया लेकर आए। एक सेल वॉल के प्रेजेंस एब्सेंस पे बात किया तो दूसरा यूनिमल्टी पे बात किया, तो तीसरा वहीं पर आपसे बात कर रहा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट को कंसीडर कर रहा है। फिर व्हिटेकर आता है जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे बातें करता है। तो वक्त के साथ अलग अलग साइंटिस्ट आते गए जो अलग अलग क्राइटेरिया लिए, ठीक है। तो यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि प्लांटी एनिमेलिया हर क्लासिफिकेशन में मौजूद था, और उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे नोटिस करा रहा हूं कि जो ऑर्गेनिज्म कभी प्लांटी में रहे होंगे और एनिमेलिया में रहे होंगे वो इधर हैकल ने किस में रख दिए, कोपलैंड में। मतलब मैं बोल सकता हूं वक्त के साथ किंगडम का नेचर बदला गया। नेचर बदला गया कहने का मतलब शुरू में तो प्लांटी एनिमेलिया बस ऐसे बन गए ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन आज जो है इनके कैरेक्टर्स क्या होते गए, चेंज होते गए। तो वक्त के साथ जो किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी वो चेंज होती गई, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक आते गए, वो अलग अलग क्राइटेरिया लेकर आए, ठीक है। वक्त के साथ जो किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म थे वो ऑर्गेनिज्म उससे निकाल कर शिफ्ट किए गए, और कि भैया वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और वक्त के साथ जो कभी किसी किंगडम में, जैसे प्लांटी किंगडम में फंजाई,
किसी किंगडम में एक ग्रुप की तरह रहा करते थे, एक बड़े किंगडम में एक ग्रुप की तरह रहा करते थे, जैसे फंजाई प्लांटी में रखे गए लीनियस के द्वारा, वो आज अपने आप में एक सेपरेट किंगडम बने बैठे हैं। तो मैं बोल सकता हूं अपनी सारी बातों को कुछ शब्दों में, टाइम टू टाइम वक्त के साथ डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, लीनियस, हैकेल, कोपलैंड, व्हिटेकर, अलग अलग वैज्ञानिक के अलग अलग क्राइटेरिया थे, जिसकी वजह से जो कभी किसी किंगडम के ग्रुप हुआ करते थे आज वो अपना अलग किंगडम बनाए बैठे हैं। किंगडम में बहुत सारी शफलिंग हुई ऑर्गेनिज्म की और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग निकलकर एक अलग ग्रुप बना लिए। क्लियर है यहां तक सारी बातें? तो चलिए इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का टेबल, जो एनसीईआरटी टेबल दिया गया है 2.1, दूसरे चैप्टर का पहला टेबल, टेबल 2.1, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। आर एस व्हिटकर ने जो 5 किंगडम दिया था उसके मेन उन्होंने 5 क्राइटेरिया लिए थे, अभी बताया था, PCMRT, PCM रट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मींस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए देखते हैं, यहां पर उन्होंने कैरेक्टर्स लिख दिए हैं एनसीईआरटी ने। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेल टाइप, जो 5 भागों में बांटा उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा आपके प्रोकैरियोट है, बाकी बचे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 4 के चारों आपके क्या हुए? यूकैरियोट। सेल वॉल की अब बात करते हैं। सेल वॉल मोनेरा के कुछ मेंबर्स के पास है, कुछ के पास नहीं है, जैसे बैक्टीरिया के पास है, लेकिन माइकोप्लाज्मा मोनेरा का तो मेंबर है लेकिन उसके पास सेल वॉल नहीं है। तो हम यहां से एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि सभी मोनेरंस के पास सेल वॉल नहीं होती। हाँ, मोस्ट ऑफ द मोनेरंस के पास होगी लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास नहीं है। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ ही प्रोटिस्टेंस हैं जिनके पास सेल वॉल है। एग्जांपल क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, इनके पास सेल वॉल है। इसके बाद और बचे हुए आपके यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोवंस, इनके पास सेल वॉल नहीं है। फंजाई में सेल वॉल तो सबके पास है लेकिन विदाउट सेलुलोज, लेकिन उनमें सेलुलोज नहीं होता। मींस फंजाई की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक हुई। फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन की और उसके साथ कुछ पॉलीसैकेराइड्स की। प्लांटी में सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन सेल वॉल इसकी आपकी कैसी होगी? सेलुलोजिक। एनिमेलिया में तो सेल वॉल का सवाल ही नहीं, सेल वॉल अपसेट। अब बात करते हैं मोनेरा की सेल वॉल। मोनेरा की सेल वॉल के लिए लिखा हुआ है नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर या नॉन सेलुलोजिक बोल दीजिए आप। क्लियर? कहने का मतलब कि सेलुलोज इसमें एब्सेंट होता है, इसमें सेलुलोज की जगह होता है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। हमें पता है कि मोनेरंस में जो बैक्टीरिया आते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन आपका बना होता है अमीनो एसिड प्लस शुगर से। इसका मतलब शुगर, वो भी शुगर कैसी? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड शुगर और अमीनो एसिड होता है। वही उन्होंने लिखा है कि सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है, पॉलीसैकेराइड की होती है और अमीनो एसिड की। इधर अब हम अगर एक ओवरव्यू लें तो मोनेरा के मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा के पास नहीं है। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट के पास है, यूग्लोनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन के पास नहीं है। फंजाई में सेल वॉल है लेकिन सेलुलोज की नहीं, काइटिन पॉलीसैकेराइड की है। प्लांटी में सभी के पास सेल वॉल है लेकिन किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट। अगर पूछा जाए कि किस किंगडम के किसी भी मेंबर के पास सेल वॉल होती ही नहीं, तो आवर आंसर विल बी एनिमेलिया, क्योंकि सब में सेल वॉल है। किस किंगडम में, अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि किस किंगडम में पूरे के पूरे किंगडम के पास सेल वॉल है, तो हमारा आंसर होगा फंजाई और प्लांटी, क्योंकि मोनेरा के मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास है, प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर के पास है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट है तो मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बाकी सब यूकैरियोट, इस वजह से बाकी सब बचे हुए के पास प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप यूनिसेलुलर के हैं, इस वजह से इनकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का संगठन है, वो सिर्फ सेलुलर लेवल का है। वहीं पर फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है लेकिन जो टिश्यू बनते हैं वो काफी लूज होते हैं। और वहीं पर प्लांट की बात करें तो टिश्यू का भी डेवलपमेंट हुआ और ऑर्गन का भी, जैसे ऑर्गन कैसे? रूट, स्टेम, लीफ। एनिमल्स में टिश्यू लेवल की भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल की भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल की भी है। डिपेंड करते हैं आप किस लेवल पे बात कर रहे हो। अगर हम बात करें पोरीफेरेंस की एनिमल किंगडम में, तो पोरीफेरेंस की सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं पर सेलेंट्रेटा की और टीनोफोरा की टिश्यू लेवल पर है। प्लेटियलमेंथीज में मैक्सिमम मेंबर की ऑर्गन लेवल की है और कुछ मेंबर की ऑर्गन सिस्टम लेवल की। और पोरीफेरेंस के बाद सबकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। क्लियर?
तो एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और सेलुलर लेवल सब आ जाता है। क्लियर? अच्छा, सेलुलर लेवल कहने का मतलब सिंगल सेल नहीं है, सेलुलर लेवल मतलब है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। यहां पर मैं एनिमेलिया की बात कर रहा हूं, है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, लेकिन टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एनिमेलिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां तक बातें क्लियर। अब बातें करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि आखिर भोजन प्राप्त करने का जरिया क्या है, मोड क्या है। मोनेरन्स ऑटोट्रोपिक होते हैं और हेट्रोट्रोपिक दोनों होते हैं। ऑटो में कीमो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और फोटो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक कहने का मतलब क्या हुआ? फोटो ऑटोट्रोपिक कहने का मतलब हुआ फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रोपिक में ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, मींस सड़ी गली चीजों से नरिशमेंट ले रहे हैं, या पैरासिटिक मींस किसी की बॉडी के अंदर जाकर उसी से नरिशमेंट ले रहे हैं और उसी की बॉडी में रह भी रहे हैं और उसी का नुकसान भी कर रहे हैं। तो मोनेरन्स का बहुत डाइवर्स टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक भी है, हेट्रोट्रोपिक भी है, ऑटो में फोटो भी है और कीमो भी है। प्रोटिस्टेंस की बात करें, प्रोटिस्टेंस ऑटोट्रोपिक है लेकिन फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस के एग्जांपल क्या हुए आपके? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट और यूग्लेनॉइड भी कर सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, सनलाइट है या नहीं है। लेकिन स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवंस ये दोनों के दोनों आपके क्या है? हेट्रोट्रोपिक। तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक भी है और हेट्रोट्रोपिक भी है। वहीं पर फंजाई आपके हेट्रोट्रोपिक हैं, जो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, सड़ी गली चीजों से नरिशमेंट ले सकते हैं, या पैरासिटिक हो सकते हैं। प्लांटी ऑटोट्रोपिक हैं और ऑटोट्रोपिक में भी फोटो ऑटोट्रोपिक हैं। एनिमेलिया की बात करें, एनिमेलिया हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक में वो होलोजोइक भी हो सकते हैं कि पूरे का पूरा खाना इंजेस्ट कर रहे हैं, या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं कि सड़ी गली चीजें ले रहे हैं। इस तरीके से व्हिटेकर का हमने पूरा चार्ट पढ़ लिया है। अब इस चार्ट का पूरा एक बार में ओवरव्यू लेते हैं। इधर लिख दिए गए पांचों किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप, मोनेरा आपका प्रोकैरियोट, बाकी बचे यूकैरियोट। सेल वॉल मोनेरा के पास भी है, प्रोटिस्टा के पास भी, फंजाई के पास भी, प्लांटी के पास भी है। सिर्फ एनिमेलिया ये कैसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा की सेल वॉल का जो नेचर है वो नॉन सेलुलर है, मींस नॉन सेलुलोजिक है। सेलुलोज इसमें नहीं पाया जाता, इसमें इसकी सेल वॉल में पाया जाता है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। क्योंकि मोनेरा का कौन सा मेंबर है जिसके पास सेल वॉल है? मेन मेंबर कौन है मोनेरा का? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसमें अमीनो एसिड होता है और साथ में शुगर होता है। शुगर कौन सी? पॉलीसैकेराइड। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा को हम 5 भागों में क्लासिफाई कर रखे हैं: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट के पास सेल वॉल है, लेकिन यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवंस के पास सेल वॉल नहीं है। इस वजह से लिखता है प्रेजेंट इन सम, मोस्ट नहीं सम। 2 के पास है, 2 ग्रुप के पास है, 3 के पास नहीं है, तो प्रेजेंट इन समी तो हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें फंजाई के पास सेल वॉल तो है लेकिन सेलुलोज नहीं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। प्लांटी के हर मेंबर के पास सेल वॉल है लेकिन बनी है सेलुलोज की। और एनिमेलिया के पास तो सेल वॉल है ही नहीं। यहां पर ये बातें हो गई। अब आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट है तो मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बाकी बचे यूकैरियोट, तो बाकी सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, इस वजह से इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोली जाती है? सेलुलर। फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है काफी लूज होता है। क्लियर? तो लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू। प्लांटी में टिश्यू भी बनते हैं और ऑर्गन भी बनते हैं, ऑर्गन जैसे रूट, स्टेम और लीफ। एनिमेलिया डिपेंड करता है आप कौन सा मेंबर पढ़ रहे हो। अगर आप सिलेंटेटा टीनोफोरा पढ़ रहे हो तो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटियलमेंथीज पढ़ रहे हो तो ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, और भी हायर फाइलम में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और प्लेटियलमेंथीज के बाद सबके पास आपकी क्या हो जाती है? ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना प्राप्त करने का तरीका क्या है? अगर मोनेरन्स की बात करें, मोनेरन्स में वैसे भी लॉजिकली सोच लो, बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। हेट्रोट्रोपिक में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डिकम्पोजर है। ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, और फोटो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब मोनेरा ऑटोट्रोपिक भी, हेट्रोट्रोपिक भी, ऑटो में कीमो भी है और फोटो ऑटोट्रोपिक भी है। प्रोटिस्टा की अगर बात करें, प्रोटिस्टा के आपके 2 मेंबर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, ये तो फोटोसिंथेटिक है ही, मींस ये ऑटोट्रोपिक है, और ऑटोट्रोपिक में भी क्या है? फोटोसिंथेटिक। कीमो नहीं, फोटोसिंथेटिक। क्लियर? और यूग्लिनॉइड डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर भी अपना जीवन चला सकता है। और इसके बाद अगर बात करें स्लाइम मोल्ड की और प्रोटोजोवंस की, तो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन हेट्रोट्रोपिक है। फंजाई की बात करें तो फंजाई तो हेट्रोट्रोपिक है ही, सैप्रोफिटिक है, सड़ी गली चीजें खा सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, दूसरे की बॉडी में रहकर उससे नरिशमेंट लेंगे और उसका नुकसान भी करेंगे। प्लांटी ऑटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक में भी फोटोसिंथेसिस करने वाले, और एनिमेलिया आपके हेट्रोट्रोपिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक कुछ भी हो सकते हैं। दैट्स ऑल। अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया पर। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया, यू का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रू, मींस ये ट्रू बैक्टीरिया है। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है
और रिजिड सेल वॉल होने के साथ साथ अगर ये मोटाइल है, अगर मोटाइल है, नॉन मोटाइल है तो कोई बात नहीं, अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला, सीलिया नहीं, फ्लैजिला होगा। अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया का सबसे फेमस एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया अर्थात दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के पास भी होता है। इसके साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। अगर कॉलोनी है तो इनके पास आपकी जेलेटिन की शीट होगी, और अगर ये फिलामेंटस हैं तो इनके पास म्यूसिलेज की शीट होगी। ये मैं एनसीईआरटी के पॉइंट से बोल रहा हूँ। वैसे जिलेटिन और म्यूसिलेज में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन तब भी आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, कॉलोनी बना रहे हैं तो जिलेटिन होगी, फिलामेंट बना रहे हैं तो म्यूसिलेज की चारों तरफ कवरिंग होगी, ताकि ये डिस्पर्स ना हो जाए, ये टूट ना जाए। इसके साथ ये यूनिसेलुलर के साथ साथ कॉलोनियल फिलामेंटस ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। और जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं ये अक्सर देखा गया है ये एल्गल ब्लूम बना देते हैं। एल्गल ब्लूम कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो ये पानी है तुम्हारा और इसमें किसी फैक्ट्री का इसमें नाला गिर रहा है, जिसकी वजह से इसमें मिनरल का अमाउंट हो गया है ज़्यादा। अब इस मिनरल का इस्तेमाल कर करके जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी लगातार डिवाइड कर करके सनलाइट की मदद से भोजन बना रहे होंगे, मिनरल यूज़ कर रहे होंगे, और लगातार डिवाइड कर करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे होंगे। और कुछ दिन में पानी की थिकनेस बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ ये इसमें टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाएंगी। तो बोलते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी अक्सर देखा गया है एल्गल ब्लूम बना सकते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बोला है कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। सिस्ट का मतलब झोलेनुमा, जैसे कि यहां पर इस डायग्राम में भी दिख रहा है हेट्रोसिस्ट सेल। ये एक फिलामेंटस नोस्टॉक का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये बड़ी सी सेल दिखाई दे रही है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या करती है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और ऑक्सीजन के लिए ये सेल इम्परमिएबल होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का ये फिक्सेशन करती है वो कुछ इस रिएक्शन के थ्रू करती है। N2 से ये अमोनिया बनाती है और अमोनिया को फिक्स करती है। ये है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज के लिए ऑक्सीजन इनहिबिटर की तरह होता है। तो इस वजह से हेट्रोसिस्ट सेल आपकी क्या होती होगी? हेट्रोसिस्ट सेल ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल, लेकिन नाइट्रोजन के लिए परमिएबल, ताकि नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में क्या कर ले? फिक्स। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? वो केमिकल्स को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, वो इसको क्या करते हैं? इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे निकलने वाली एनर्जी से वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको वो बाद में अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आयरन, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन। ट्रिक हो गई आईपीएसएन। आईपीएसएन आयरन, आयोडीन नहीं, आयरन, आयरन, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप इन चारों मिनरल्स का रिसाइकलिंग करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया की। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोटॉपिक इन नेचर। हेटेरोटॉपिक में भी पूछा जाए तो मोस्टली डिकम्पोजर है। बैक्टीरिया हमारी जिंदगी को बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे वो दूध को दही में बदलते हैं। दही को दूध में नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। दूध को दही में बदलते हैं, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं और एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया अच्छा ही अच्छा नहीं करते, ये डिजीज भी करा सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया डिजीज करा सकते हैं, जैसे टीसी ट्रिक हो गई इनकी डिजीज की। बहुत सारी डिजीजेस हैं, ये चार मेन है। टेटनस, पहले टी से हुआ टेटनस, अगले सी से हुआ कॉलरा, अगले टी से हुआ टाइफाइड और लास्ट सी से हुआ आपका सिट्रस कैंकर। सिट्रस मतलब खट्टे फल, जैसे नींबू हो गया, नींबू काला पड़ जाता है अगर बैक्टीरियल डिजीज कराए। तो ये चार डिजीज है जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया कराते हैं। बैक्टीरिया के अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो नॉर्मली वो फेवरेबल कंडीशन में करना पसंद करता है। मोस्टली बैक्टीरिया फिशन करना पसंद करते हैं। अगर हम फिशन की बात करें तो फिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये हो गया उसका सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, दो धागे वाला, ये हो गया बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया क्या करता है? डीएनए का रेप्लिकेशन पहले करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए एक से कितना हो जाएगा? डीएनए के मॉलिक्यूल दो, और फिर 20 से सेपरेट होकर एक से बैक्टीरिया कितने हो गए? दो। तो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया फिशन करता है। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में, अर्थात खराब अवस्था में, वो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और
इसके बाद अगर बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाई जाती है, नहीं मतलब नहीं पाई जाती बैक्टीरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर करते हैं, तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेहद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहद प्रिमिटिव टाइप का है। ये हो गया बैक्टीरिया, ये उसका डीएनए है, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये उसका डीएनए है। ये क्या करते हैं, अपना डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। तो ये कोई खास प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ये प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लास्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में अब हमारे लास्ट आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज है 0.3 माइक्रोमीटर, जिसकी वजह से हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं, पीपीएलओ, लेकिन माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ में डिफरेंस है। आमतौर पर जनरली माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ बोलते हैं। 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो बगैर ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुए फैकल्टेटिव एनारोब, नॉर्मली ऑक्सीजन में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, इनके लिए ऑक्सीजन है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, सो दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। अगला अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें, मोस्ट माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक नेचर के हैं। मोस्ट वर्ड में फोकस करिएगा, वैसे भी बायोलॉजी में ऑल शब्द जल्दी यूज नहीं होता। मोस्ट माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, प्लांट में भी डिजीज करा सकते हैं और एनिमल में भी डिजीज करा सकते हैं। इस तरीके से हमारा माइकोप्लाज्मा एंड होता है। एक बार में पूरे पॉइंट सुनते हैं। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। और मोस्ट माइकोप्लाज्मा आपके पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में। इस तरीके से हमारा किंगडम मोनेरा खत्म। अब हमारा अगला किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब सिंगल सेल्ड है। सिंगल सेल्ड है इसका मतलब सब के सब क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक, मींस माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन्हें देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मोनेरा प्रोटिस्टा ये दोनों यूनिसेलुलर है, बाकी बचे फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सब के सब मल्टीसेलुलर है। मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी बचे यूकैरियोट। इसका मतलब प्रोटिस्टा भी आपका क्या होगा, यूकैरियोट। यूकैरियोट कहने का मतलब इससे दो बातें प्रूव होती हैं कि प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मींस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। उसके साथ साथ इसके पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होंगे, मींस जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे मैक्सिमम मेम्ब्रेनस होंगे, सभी नहीं। जैसे राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन कहाँ होती है। किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो इसमें के मेंबर प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, मुख्य रूप से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। सेक्सुअल में क्या होगा, सेल का फ्यूजन होगा और अगर सेल फ्यूज करेंगी तो क्या बनेगा, जाइगोट। किंगडम प्रोटिस्टा बहुत ही विवादित किंगडम है। विवादित किंगडम इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर की, अगर कोई किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो एक बायोलॉजिस्ट उसे कहता है कि नहीं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मैं इसे प्रोटिस्टा में रखूंगा। वहीं पर अगला बायोलॉजिस्ट कहता है नहीं ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसलिए मैं इसे प्लांटी में रखूंगा। तो व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अदर। अब ऐसा कंट्रडिक्शन आ क्यों रहा है, क्योंकि अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो मोनेरा से बने हुए हैं प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से ही बने आपके फंजाई, प्रोटिस्टा से ही आपके बने प्लांट और प्रोटिस्टा से ही बने आपके एनिमल। तो कह सकते हैं कि फंजाई के कुछ कैरेक्टर प्रोटिस्टा से मैच करते होंगे, प्लांट के कुछ कैरेक्टर प्रोटिस्टा से मैच करते होंगे, एनिमल से के भी कुछ कैरेक्टर प्रोटिस्टा से मैच करते होंगे, क्योंकि तीनों के मेंबर्स आपके किससे इमर्ज हुए हैं, प्रोटिस्टा से। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये भी तो बोल सकता हूं कि प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तीनों का कनेक्टिंग लिंक क्या है भैया, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में विवाद चाहे जितना हो, लेकिन हमारी एनसीईआरटी फॉलो करती है कि प्रोटिस्टा के अंदर टोटल वो 5 ग्रुप को मानते हैं। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लैगेलेट, तीसरा यूग्लोइड, चौथा स्लाइम मोल्ड और पांचवा प्रोटोजोआ। अब एक एक करके सभी ग्रुप से बातें करेंगे। पहला आपका आया क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट की अगर हम बात करें तो बेटा क्राइसोफाइट में एक ट्रिक याद रखना, उस ट्रिक से क्राइसोफाइट्स बड़ी आसानी से सीख जाओगे। क्राइसोफाइट की ट्रिक क्राई पकड़ लो, क्राई। देखो ट्रिक कभी भी रैंडम मत बनाया करो, जब भी कोई न्यूमोनिक बनाओ, कोई ट्रिक बनाओ तो रैंडम मत बनाओ। रैंडम ट्रिक बनाने से क्या होता है, हम चीजों को भूल जाते हैं।
ट्रिक हमेशा नाम से रिलेटेड होनी चाहिए ताकि तुरंत हमें कैच हो जाए ट्रिक। तो क्राइसोफाइट की ट्रिक हमने क्या बनाई, क्राई। ये बताओ बेटा कि चाहे मैराइन इन्वायरमेंट हो चाहे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हो, आप रो दोनों जगह सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्राइसोफाइट आपके फ्रेश वाटर भी होते होंगे और मैराइन भी होते होंगे। अच्छा ये बताइए कि क्राइसोफाइट अगर है तो क्राइसोफाइट मोस्टली आपके क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। मोस्टली बायोलॉजी में बहुत कम जगह ऑल वर्ड यूज होता है, मोस्टली सम वर्ड हर जगह यूज होता है बायो में, ऑल वर्ड बहुत कम यूज होता है। अगर हम बात करें क्राइसोफाइट की तो क्राइसोफाइट के दो फेमस एग्जांपल हैं, एक है डायटम्स, डायटम्स जिसे हम पर्ल ऑफ ओशियन भी कहते हैं, और दूसरा है आपका गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी और डायटम क्राइसोफाइट के फेमस एग्जांपल। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम है डेस्मेड, क्लियर, गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्मेड। क्राइसोफाइट की अगर बात करें तो क्राइसोफाइट का फेमस एग्जांपल जो कि डायटम है। डायटम की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह आपस में फिट होती है, बीच बीच में यहीं पर इनकी सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, अर्थात आसानी से नहीं टूटती। बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये डायटम स्प्रेड होते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं और डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डायटम की जो सेल वॉल होती है वो ग्रिटी नेचर की होती है, रफ नेचर की होती है, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल का यूज करते हैं हम लोग पॉलिशिंग में, चीजों को पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन करते हैं हम इससे, ऑयल एंड सिरप दोनों का। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। क्राइसोफाइट जो होते हैं वो प्लैंक्टोनिक नेचर के होते हैं, मींस ये वाटर के फ्लो के साथ बहते हैं, क्लियर। इस तरीके से हमारा क्राइसोफाइट पूरा खत्म होता है। एक तेज रिव्यू लेते हैं क्राइसोफाइट का। क्राइसोफाइट जो है माइक्रोस्कोपिक में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी के सभी प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मींस माइक्रोस्कोपिक होंगे। क्राइसोफाइट का दो फेमस एग्जांपल गोल्डन एल्गी, दूसरा नाम डेस्मेड और डायटम्स। अगर हम बात करें क्राइसोफाइट की तो क्राइसोफाइट आपके प्लैंक्टोनिक होते हैं, मींस ये पैसिवली फ्लोट करते होंगे, अर्थात ये स्विमिंग नहीं करते हैं। क्राइसोफाइट जो होते हैं आपके फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। डायटम्स की बात करें तो डायटम्स की सेल वॉल सोप बॉक्स की तरह फिट होती है और सेल वॉल में आपके क्या एम्बेडेड होता है, सिलिका, जिसकी वजह से इनकी वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है इंडिस्ट्रक्टेबल होती है और रफ होती है, ग्रिटी नेचर होने की वजह से ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज होते हैं, इसके साथ साथ पॉलिशिंग में भी होते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, क्लियर है यहां तक। नाउ द नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट। इनका अगला ग्रुप क्या आ गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसके नाम को पकड़िए, डाई का मतलब क्या होता है, दो, इसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है। एक फ्लैजिला आपका, जैसे ये डाइनोफ्लैजिलेट है तो एक फ्लैजिला आपका इसका ट्रांसवर्स होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होता है। डाइनोफ्लैजिलेट की अगर बात करें दोनों के दोनों फ्लैजिला एक फरो से, एक गैप से निकले होते हैं। इनके चारों तरफ स्टिफ मतलब कड़ी कड़ी सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती है। अच्छा, अगर हम डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं, डिपेंड करता है कि डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर पिगमेंट कौन सा भरा हुआ है। अब कलर क्या क्या है, कलर याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। पेन के कलर्स आमतौर पर कितने होते हैं, आमतौर पर पेन के कलर 4, ग्रीन, रेड, ब्लैक और ब्लू, 4 कलर होते हैं पेन के। भाई ब्लैक डाइनोफ्लैजिलेट नहीं होना चाहेगा, मींस 3 कलर हमें याद हो गए, ग्रीन, रेड और ब्लू। और लास्ट कलर है इसका ब्राउन एंड येलो। तो डाइनोफ्लैजिलेट के ये मेन कलर हो गए, ग्रीन, रेड, ब्लू, जिसकी पेन होती है। ब्लैक का डाइनोफ्लैजिलेट होना नहीं चाहेगा और ब्राउन और येलो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर पिगमेंट कौन सा है, उसी प्रकार का ये कलर देंगे। डाइनोफ्लैजिलेट का फेमस एग्जांपल है गोनेलॉक्स, ठीक है, गोनेलॉक्स फेमस एग्जांपल डाइनोफ्लैजिलेट का। अगर हम बात करें गोनेलॉक्स की तो अक्सर देखा गया है कि ये बहुत तेजी से ग्रोथ करने के बाद पूरे के पूरे समुद्र को लाल कर देते हैं। लाल करने के साथ साथ ये समुद्र में रिलीज करते हैं टॉक्सिन। अब समुद्र में टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से मैराइन एनिमल्स की डेथ हो सकती है, एग्जांपल फिशेस। यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली मैराइन होते हैं और मोस्टली डाइनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इतनी सारी बातों को हम अपने दिमाग में रखें कैसे, देखो अब एक ट्रिक का यूज करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स की ट्रिक हो गई डॉन, ठीक। अब जल्दी से बताओ, डॉन समुद्रों पे राज करता है या नदी नालों पे, समुद्रों पर। इसका मतलब डाइनोफ्लैजिलेट क्या हुए, मैराइन। ये बताओ डॉन के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा घेरा होगा, बिल्कुल। तो बोल सकते हैं इसकी आउटर सरफेस पर स्टिफ मतलब कड़ी सेलुलोज की प्लेट्स होगी। डॉन हर जगह भेष बदल बदल के जाता है, मींस डिफरेंट डाइनोफ्लैजिलेट डिफरेंट कलर के दिखते होंगे। डाइनोफ्लैजिलेट अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, जैसे ट्रिक बताई थी, पेन आपकी 4 कलर की, लेकिन कोई डाइनोफ्लैजिलेट क्या ब्लैक कलर का होना चाहेगा, कोई डॉन ब्लैक कलर का होना चाहेगा, नहीं।
तो ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया और ब्राउन और येलो। तो ये हो गया डायनोफ्लैगेलेट के कलर। डायनोफ्लैगेलेट का कलर इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डॉन की, डॉन को कभी भी किसी पिक्चर में देखो इस तरीके से गन लेकर खड़ा होता है, तो दो फ्लैजला, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइफ्लैजिला, दो फ्लैजला, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, जो कि एक फरो से निकलते हैं, एक गैप से निकलते हैं। ठीक, डायनोफ्लैजिलेट का फेमस एग्जांपल गोनेलेक्स, जो कि रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे भी सोचो समुद्र को खून से लाल कौन कर देगा? डॉन मींस डाइनोफ्लैजिलेट। क्लियर? अच्छा, डाइनोफ्लैजिलेट तुम्हारा टॉक्सिन रिलीज करेंगे, जहर रिलीज करेंगे समुद्र में, जिसकी वजह से मैराइन एनिमल्स मर जाएंगे। अब अगला आपका ग्रुप आता है यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड की ट्रिक याद रखना, युगल। ठीक है, युगल मतलब तुम समझ रहे हो मैं कहां से बोल रहा हूं, और जहां तक समझने को कह रहा हूं वहीं तक समझना। यूग्लेनॉइड की ट्रिक हो गई युगल। ये बताओ बेटा, जो युगल होते हैं, जो जोड़े होते हैं, वो हमेशा क्या फील करते हैं? फ्रेश कि बुझा हुआ? फ्रेश। तो यूग्लेनॉइड क्या होते होंगे? मोस्टली यूग्लेनॉइड आपके फ्रेश वाटर होते हैं। अच्छा, अगली बात ये बताओ बेटा, मैंने देखा है कि अगर कहीं पर दो युगल आपस में बात कर रहे हैं या फोन पर ही बात कर रहे हैं, तो जहां पर वो बात कर रहे हैं वहीं खड़े खड़े पूरी रात बीत जाती है। समझ लो ना मेरी बात? तो बेटा ये बताओ, ये ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे कि बहते हुए पानी में? ठहरे हुए पानी में। अगला हुआ स्टैग्नेंट वाटर। जैसे नदी में नहीं पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे ठहरे हुए पानी, जैसे तालाब में, झील में, तो ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे। यूग्लेनॉइड की अगली बात ये बताओ बेटा, सुना होगा देयर इज नो वॉल इन लव एंड वॉर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? युगल की बात हो रही है। तो इस यूग्लेनॉइड के पास सेल वॉल क्या होती है? अपसेट। सेल वॉल की जगह इनके पास एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच लेयर, जहां पर कुछ ना पता हो आप केमिकल प्रोटीन सोचा करो, फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती। पी से प्रोटीन, पी से पेलाइकल। पेलाइकल पाए जाने की वजह से ही यूग्लेनॉइड की बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। यूग्लेनॉइड आपके मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अगर सनलाइट मिल रही है तो ये फोटो ऑटोट्रॉप की तरह काम करेंगे, और सनलाइट नहीं मिल रही है तो वो प्रिडेशन करेंगे, छोटे छोटे अपने से छोटे छोटे जानवरों को खाएंगे। अच्छा, यूग्लेनॉइड के पास क्या होता है? इसका फेमस एग्जाम्पल उसके नाम से पता चल रहा है, यूग्लिना। यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है, जो कि हायर प्लांट में पाया जाता है, जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस तरीके से यूग्लेनॉइड खत्म होता है। किंगडम प्रोटिस्टा का अगला ग्रुप आता है हमारा स्लाइम मोल्ड। अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करें तो स्लाइम मोल्ड के बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं फंजाई से। जैसे बहुत सारे फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक कहने का मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाकर जिंदा रहते हैं, अर्थात मरी हुई चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं। अब जैसे स्लाइम मोल्ड की बात करें तो स्लाइम मोल्ड के यही कैरेक्टर, पहला ही कैरेक्टर मैच करता है कि स्लाइम मोल्ड आपका क्या है? सैप्रोफिटिक, क्योंकि प्रोटिस्ट है, इस वजह से मैंने लिखा सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अगर मैं स्लाइम मोल्ड की बात करूं तो स्लाइम मोल्ड आपके पानी में रहना पसंद करते हैं। पानी में रहना पसंद करते हैं, जैसे मैंने पानी यहां पर ब्लू कलर से दिखा दिया। स्लाइम मोल्ड पानी में रहना पसंद करते हैं। अब पानी में मैं दिखा रहा हूं, शो कर रहा हूं, पानी में एक डंठल पड़ी हुई है। डंठल को हम लोग इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? ट्विक्स। स्लाइम मोल्ड में एक डंठल पड़ी हुई है, एक ट्विक पड़ी हुई है, ये डंठल पड़ी हुई है, और ये उसकी हो गई पत्तियां। स्लाइम मोल्ड क्या करता है? इन डंठलों पर देखना, कायदे से स्लाइम मोल्ड में ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, इन डंठलों पर स्लाइम मोल्ड चिपके होते हैं, इन ट्विक्स पर, इन लीव्स पर, और जैसे जैसे पानी की धारा के साथ ही डंठल मूव करती है, स्लाइम मोल्ड भी इनके ऊपर बैठे बैठे मूव करते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं? इस ट्विक का, इस लीव का ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं और खाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। और तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि फ्री में फूडिंग, फ्री में लॉजिक, फ्री में रह भी रहे हैं उसी के ऊपर, फ्री में खाना भी खा रहे हैं, और जैसे जैसे डंठल पानी के साथ मूव कर रही है, स्लाइम मोल्ड भी मूव कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि स्लाइम मोल्ड मूव्स अलोंग विद द डिकेइंग, डिकेइंग मतलब सड़ी हुई या सड़ रही, ठीक है, डिकेइंग ट्विक्स एंड लीव्स इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्लाइम मोल्ड की, तो स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन मतलब सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन में ढेर सारे स्लाइम मोल्ड आपस में चिपक कर एग्रीगेशन बना लेते हैं, और इस एग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं, इस संगठन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है, देखना, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट नहीं है। मलेरियल पैरासाइट जो एक स्पीसीज है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, ये ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड है। ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड आपके क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यहां पर ये एक स्पीसीज नहीं है, ये स्लाइम मोल्ड नाम की स्पीसीज का एक ग्रुप है। जो मलेरियल प्लाज्मोडियम लिखा जाता है वो इटैलिक्स फॉन्ट से लिखा जाता है, क्योंकि लीनियस ने कह रखा था जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके नेम का जो फॉन्ट होगा वो कैसा होगा? इटैलिक्स। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट, या दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड, तो चेक करिए, अगर नॉर्मल फॉन्ट से लिखा है तो मतलब स्लाइम मोल्ड नाम की स्पीसीज का ग्रुप, और अगर इटैलिक्स फॉन्ट से लिखा हुआ है तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, इटैलिक्स फॉन्ट वाला क्या होगा? मलेरियल पैरासाइट। अच्छा,
अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम आपका डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर लगे होते हैं आपके स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर्स की खास बात ये है कि दीज स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल। इन स्पोर्स के चारों तरफ एक मोटी दीवार होती है। अब ट्रू वॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एडवर्स से एडवर्स कंडीशन को झेल सकते हैं और सालों साल झेल सकते हैं। क्लियर? अर्थात ये स्पोर थिक वॉल होने के नाते एडवर्स कंडीशन झेल सकते हैं और सालों साल उस एडवर्स कंडीशन को झेल सकते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे हवा के थ्रू, अर्थात एयर करंट के थ्रू। स्पोर्स का स्लाइम मोड में क्या होता है? डिस्पर्सन। ये स्पोर जहां पर जाकर गिरेंगे वहां पर फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो ये भी डिवाइड करके वापस क्या बना लेंगे? प्लाज्मोडियम। क्लियर? ये प्लाज्मोडियम डिवाइड कर करके कई फीट तक फैल सकता है। अच्छा, स्लाइम मोड का एक फेमस एग्जांपल आपका है फाइसेरम। ये एग्जांपल मत भूलना, इसके अलावा दूसरा कोई एग्जांपल नीट पूछ ही नहीं सकता। अगर पूछेगा तो सिर्फ फाइसेरम। स्लाइम मोड का एग्जांपल फाइसेरम। क्या? फाइसेरम। अच्छा, अगर हम बात करें स्लाइम मोड का पूरा रिकैप लें तो बोलेंगे स्लाइम मोड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, दे मूव अलोंग विद द डिकेइंग ट्विग्स and leaves engulfing the organic matter under suitable condition they form aggregation जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक फैल सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम आपका डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या लगे होते हैं? स्पोर। स्पोर पोजेस ट्रू वॉल। ये एक्सट्रीम कंडीशन को झेल सकता है, हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, सालों साल झेल सकता है। एंड दीज स्पोर आर डिस्पर्स्ड थ्रू एयर करंट। एग्जांपल फाइसेरम। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। लास्ट ग्रुप हमारा प्रोटोजोआ है। प्रोप्रीप्राई का मतलब होता है पहले, जोआ का मतलब होता है एनिमल, मतलब ये सबसे पहले बने हुए एनिमल है। पहले ने एनिमल किंगडम में रखा गया था लिनियस के द्वारा। क्यों रखा गया था? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है और लिनियस ने कहा था जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो सबके सब किस में रखे जाएंगे? एनिमेलिया। लेकिन अब प्रोटोजोआ रखे जाते हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ को इसी वजह से कहा जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, अर्थात एनिमल के पुराने रिलेटिव, पुराने रिश्तेदार। अच्छा, अगर प्रोटोजोआ की बात करें, अगर ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, इनके पास इसका मतलब सेल वॉल नहीं होगी। जैसे सब के सब एनिमल हेट्रोट्रॉप हैं, इसका मतलब प्रोटोजोआ भी आपके क्या होंगे? हेट्रोट्रॉप्स। प्रोटोजोआ आपका हेट्रोट्रॉप है। हेट्रोट्रॉप में वो आपका प्रिडेशन भी कर सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा भी सकता है, या पैरासाइट की तरह भी काम कर सकता है। पैरासाइट कहने का मतलब जो आपकी बॉडी में रहे, आपकी बॉडी से नरिशमेंट ले और आप ही की बॉडी का नुकसान करे। तो अब ये हो गया प्रोटोजोआ, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। सेल वॉल एब्सेंट, हेट्रोट्रॉप, प्रेडेशन भी कर सकते हैं और पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं। हमने क्या किया? प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांट दिया है। प्रोटोजोआ को हमने 4 भागों में क्लासिफाई किया है। और मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई चीज डिवाइड किए जाए तो पूछा करो बेस क्या है, किस बेस पर डिवाइड किया गया है। बेस है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, अर्थात जो वो लोकोमोशन करते हैं वो किस स्ट्रक्चर की मदद से करते हैं। ठीक है, इस आधार पर 4 प्रकार के, पहला अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजोवंस। अब अगर हम बात करें अमीबॉइड की तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ लोकोमोशन किसकी मदद से करता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। सूडोपोडिया की मदद से अमीबॉइड प्रोटोजोआ 2 काम कर सकते हैं। पहला लोकोमोशन कर सकते हैं, दूसरा फूड को कैप्चर कर सकते हैं। अब पूरी मैकेनिज्म समझाने का समय नहीं क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। विजन तगड़ा रहेगा तभी रिवीजन अच्छा कर पाओगे, तो विजन सॉलिड रखिए हर चीज का। प्रोटोजोआ आपके 4 प्रकार के, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोवन। अमीबॉइड का लोकोमोशन सूडोपोडिया की मदद से, लोकोमोशन के साथ साथ फूड का कैप्चर भी है सूडोपोडिया की मदद से ही करते हैं। सूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अमीबॉइड प्रोटोजोआ का तो इसकी जो मेराइन फॉर्म होती है, मेराइन फॉर्म की आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं सिलिका। मेराइन फॉर्म की आउटर सरफेस पे क्या पाए जाएंगे? सिलिका। मेराइन का एग्जाम्पल, मेराइन अमीबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, फेमस एग्जांपल जो आप में कराता है, ह्यूमन में कराता है, मतलब मेरे में भी कराता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये कराता है अमीबिक डिसेंट्री। क्लियर? अच्छा, ये हो गया आपका अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ एक बार रिकैप लेते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोआ सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन करता है, फूड को कैप्चर करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका फेमस एग्जांपल है जो कि मेराइन होता है। मेराइन फॉर्म के चारों तरफ मैंने क्या बताया? आउटर सरफेस की इनर सरफेस, आउटर सरफेस पे क्या पाया जाएगा? सिलिका। अच्छा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबिक डिसेंट्री कराता है, मतलब ये पैरासिटिक नेचर का होता है। इस तरीके से अमीबॉइड प्रोटोजोआ खत्म। अगला है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इसका नाम पकड़िए, ये लोकोमोशन किसकी मदद से करता होगा? फ्लैजिला। याद रखना ये आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होंगे, या तो ये फ्री लिविंग, या तो ये पैरासिटिक होंगे, मतलब ये बीमारी करा सकते हैं। बीमारी एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा।
ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी पूरा नाम है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी क्या करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कराता है। स्लीपिंग सिकनेस जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी कराता है। ट्रिपैनोसोमा ट्रांसमिट किया जाता है, फैलाया जाता है किसी भी ह्यूमन में एक फ्लाई के द्वारा, और उस फ्लाई का नाम है टिसी फ्लाई, जिसका जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पेल्पेलिस। क्या नाम है, ग्लोसिना पेल्पेलिस। तो इस तरीके से खत्म हो गया हमारा ग्लोसिना पेल्पेलिस, इस तरीके से खत्म हो गया हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के पास फ्लैजिला होगा, फ्री लिविंग हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। अच्छा, पैरासिटिक में जैसे वो बीमारी करा सकता है, कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस कराता है, विच इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्रिपैनोसोमा को फैलाता कौन है, टिसी फ्लाई, दूसरा नाम ग्लोसिना पेल्पेलिस। ओके, आइए अगला हमारा आ जाता है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तीसरा, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, कॉमन सेंस लगाओ, इसका लोकोमोशन किसके मदद से होगा, सीलिया। इसका फेमस एग्जांपल है पैरामीशियम। ये मैंने पैरामीशियम बना दिया और ये मैंने चारों तरफ इनके सीलिया बना दिया, और सीलिया इनके माउथ के चारों तरफ रो बनाकर रहते हैं। क्लियर, ये हो गई इनकी गलेट। अब इनके पास कायदे से देखना हजारों सीलिया होने के नाते, क्योंकि एक इकोलॉजी का रूल है कि जो चीज छोटी होती है उसकी संख्या ज्यादा होती है, और जो चीज बड़ी होती है उसकी संख्या कम होती है। क्लियर, कॉमन सेंस लगा लो। अगर हमारे पास एक आटा इतना रखा हुआ है, ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ लोइयां ज्यादा बनानी है, तो सीधी बात है ज्यादा बनाने के लिए हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, तो नंबर बढ़ाने के लिए साइज छोटा करना पड़ेगा, और अगर आपने साइज बड़ा किया तो नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो सीलिया छोटे साइज होने की वजह से इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, हजारों सीलिया होने की वजह से ये पानी में एक्टिवली स्विम करते हैं। क्लियर। अच्छा, पैरामीशियम की खास बात क्या है कि ये इनके पास 2 न्यूक्लियस होता है। ये सीबीएसई का आया हुआ सवाल है। ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो का मतलब ही क्या होता है, बड़ा, मैक्रो न्यूक्लियस। और ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो इनके अंदर की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड बातों को कंट्रोल करता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये सीलिया की मदद से लोकोमोशन करते हैं और एक काम और करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर इनका फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये क्या करते हैं, सभी जितने भी सीलिया इनके माउथ पे लगे हैं इनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जब ये करेंगे तो पानी के साथ साथ फूड भी अंदर लेडन डाउन होगा, मतलब फूड भी अंदर गिरेगा। क्लियर है यहां तक। फेमस एग्जांपल दोबारा क्या, पैरामीशियम। इस तरीके से सीलिएटेड खत्म हुआ। सीलिएटेड के बाद लास्ट प्रोटोजोआ आपका आता है, वो है आपका स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोवन नाम में पकड़िए, जोवंस मींस एनिमल लाइक फीचर है और इनमें स्पोर बनता होगा। इनमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज इनकी होती है स्पोर स्टेज। स्पोर स्टेज इनकी इन्फेक्टिव स्टेज है जिसमें ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। फेमस इसका नोटोरियस एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि क्या कराता है आपका, मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है विच हैव स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन पर प्लाज्मोडियम का भयानक असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक समय क्या हुआ था, लाखों लोग मलेरिया से मरे थे। तो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम ये काफी डाइवर्स ग्रुप है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डाइवर्स ग्रुप ध्यान रखना, सबसे डाइवर्स ग्रुप प्रोटोजोआ में कौन सा है तुम्हारा, स्पोरोजोवन। क्लियर। इस तरीके से आपका प्रोटोजोआ पूरा खत्म। एक बार रिकैप मारते हैं प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। प्रोटोजोआ आपके और सभी के सभी हेटेरोट्रॉप होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्रेडेशन भी कर सकते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होगी, सभी के सभी हेटेरोट्रॉप होंगे। प्रोटोजोआ को लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआ। अमीबॉइड क्या करेगा, सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन करेगा और फूड को कैप्चर करेगा। जो इनकी मेराइन फॉर्म होती है उसके चारों तरफ आउटर सरफेस पर सिलिका होता है। और एंटमीबा हिस्टोलिट का, इसका जो मेराइन फॉर्म है एंटमीबा हिस्टोलिट का, वो आपका पैरासिटिक होता है जो कि आप में कराता है अमीबिक डिसेंट्री। इसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोआ आता है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में 1000 ऑफ सीलिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो एक्टिवली स्विम करते हैं, और उनके माउथ पर जो सीलिया लगे होते हैं, चारों तरफ रो लगी होती है, उसके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से फूड पानी के साथ अंदर गिरता है। फेमस एग्जांपल क्या है इसका, पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास 2 तरीके के न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंट्रोल करता है। माइक्रो न्यूक्लियस इनका रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट को कंट्रोल करता होगा। क्लियर। इसके बाद आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के पास फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक जैसे आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस कराता है जो कि फैलाया जाता है ग्लोसिना पेल्पेलिस द्वारा, जिसका जनरल नेम है टिसी फ्लाई। लास्ट है आपके स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन में इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज होती है। द मोस्ट नोटोरियस एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम व्हिच हैव स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन।